नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत एक जो नई संधि है यह संधि का हम अध्ययन करेंगे। यानी हमने या हम लोगों ने सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ लिया है, उसके बाद गुण संधि पढ़ा है और इसके बाद वृद्धि संधि हो गई है। आज एक चौथी संधि आ रही, कौन सी? यण संधि। कौन संधि आ रही है? यण संधि। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप बिल्कुल अस्वस्थ हो जाए। आपको संधि यानी व्याकरण पोर्शन तो आपको आएगा ही आएगा। एक बार मेरे साथ अभ्यास करते चलिए और जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार से करते चलिए। आपको तो व्याकरण आनी तय है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने लगन लगाने की ज़रूरत है इन संधियों में या व्याकरण इत्यादि कार्यों में। ठीक है, परीक्षा नज़दीक है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी क्रम में क्या है, आज कौन संधि का अध्ययन करेंगे? यण संधि का अध्ययन करेंगे। कौन संधि है? यण संधि। ठीक है, और जिसकी परिभाषा की पहले इसकी सूत्र देखते हैं। कैसा है, क्या कह रहा है? इको यणचि। क्या कह रहा है? इको यणचि। क्या है, कैसा सूत्र है? यण संधि विधि सूत्रम। कैसा सूत्र है? यण संधि विधि सूत्रम। कैसा है देखिए, अर्थात ये सूत्र इको यणचि क्या है? यण संधि का विधान करता है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक स्थान है इसका। अगर संस्कृत में थोड़ा सा हम विस्तार करें तो क्या हो जाएगा इसी रूप का? एक स्थान है यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। फिर देखिए, एक स्थान है यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। इसका मतलब ये होता है कि एक स्थान है, एक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। क्या होता है? और एक मैंने बताया था जब मैं आपको प्रत्याहारों का अध्ययन करा रहा था, जब प्रत्याहार बनवा रहा था, तो यहाँ देखिए कि मैंने जब प्रत्याहार बनवाया था तो मैंने उसमें से बताया था प्रत्याहार बनाने के लिए महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त जो अभी तक लिखे हुए थे, महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त, ठीक है, आदिवर्ण और अंतवर्ण जो 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 सूत्र आप बना रहे हैं, जैसे एक प्रत्याहार, जैसे मान लीजिए इक है। क्या है? इक। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इक। थोड़ा सा आशे से बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ इक, ठीक, क्या कह रहा है? एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो कह रहा महेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त ई से लेकर क तक। क्या है? माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त ई से लेकर के का तक के वर्णों का बोध कराएगा, सिवाय इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो कौन कौन से वर्ण आना देखिए। एक में आपका ई आएगा, उ आएगा और री, और क्या आएगा? ली आएगा। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 4 वर्ण आएंगे, ई, उ, री और ली। अच्छा, ये मत समझिएगा ये केवल हर्ष का बोध कराएगा, नहीं। अगर एक कह दिया जाए तो ई में सभी भेद आ जाएंगे जो 18 भेद हैं। ई में सभी भेद आ जाएंगे जो 18 भेद हैं, लेकिन हम केवल प्रयोग करते हैं किसका? हर्ष ई और दीर्घ ई का। किसका प्रयोग करते हैं? हर्ष ई और दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं संधि आदि कार्यों में, इसलिए आज नी का वर्णन कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? उसके बाद देखिए क्या कहा है, इसकी परिभाषा क्या है? यदि इक बता दिया, इक में कौन कौन से वर्ण है? ई है, उ है, री है, ली है, जो मैंने बताया है, ई, उ, री, ली। ठीक है, देखिए ई, उ, री, ली दिया, इसमें हर्ष, लेकिन बताया था कि ई का जब बात आ जाएगी तो संस्कृत में इक का मतलब होता है हर्ष ई और दीर्घ ई। उ का अगर लिख लिया है तो हर्ष उ और दीर्घ उ, और री का मतलब अगर लिख लिया जाए तो प्रत्याहारों में
तो ह्रस्व और दीर्घ ली, और ली का मतलब होता है ली केवल, यानी ये केवल ली ह्रस्व ही होती है, दीर्घ इसका कोई भेद होता ही नहीं है। तो ये कह रहा है यदि एक माने, या हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर से देखिए पहले संस्कृत की परिभाषा देख लेते हैं। यदि एक यानी ई ओ री प्रत्याहार वर्ण के बाद, है ना, जो ये प्रत्याहार वर्ण वर्ड दिए हैं के बाद एक से भिन्न कोई स्वर आए तो क्या कह रहा है, इस चीज को जरा आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, एक से भिन्न कोई स्वर आए तो, ठीक है, स्थाने अंतरतमा, क्या है, स्थाने अंतरतमा सूत्र से एक के स्थान पर क्रमशः यड़, यानी यड़, अब देखिए यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, या है, वाह है, रा है और ला है, आदेश हो जाते हैं। तो एक चीज ये हो गया। उसके बाद यहाँ अगर हिंदी की परिभाषा लें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ठीक है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ री और ली के बाद, ठीक है, के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए, क्या है, इनसे, इसके आगे क्या है, इनसे भिन्न कोई स्वर आए। अच्छा ये चीज जान लीजिए, इनसे भिन्न क्यों कहा, अगर ई है, मान लीजिए यहाँ पर है लिखा हुआ है, जैसे कि ई लिख दिया, भी कह रहा कि अगर क्या है कि एक में ई है तो इसमें कहा कि इनसे भिन्न कोई स्वर आए तभी यड़ करेंगे। अच्छा आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि इनसे भिन्न क्यों कहा, यानी एक से भिन्न क्यों कहा कि यड़, तभी यड़ होगा, क्यों, अगर हम ई के बाद ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, अगर ई के बाद ई के करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे आप लोग को दिमाग नहीं चल रहा, दीर्घ ई आ जाएगी, कौन सी क्या आ जाएगा, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई किस संधि का विधान करती है, दीर्घ संधि का, किस संधि का, दीर्घ संधि का, ठीक है। इसीलिए कहा कि एक के बाद इनसे भिन्न स्वर, यानी एक से भिन्न कोई स्वर आए तब, यानी ई के बाद ई ना आए और ऊ के बाद ऊ ना आए और री के बाद री ना आए, ऐसा बात कह रहा है। अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ ऊ हो जाएगा और दीर्घ री हो जाएगी और दीर्घ ई हो जाएगी, ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि बन जाएगी। इसीलिए वहां कहा कि, क्या कहा कि एक से भिन्न, क्या है, एक से भिन्न। अच्छा ये कभी आप ये भी मत मान लीजिएगा, एक से भिन्न का मतलब क्या होता है कि अगर एक देखिए, जो कि ई उ री ली इसमें 4 वर्ण है, और एक से भिन्न ये मत समझिएगा कि एक से भिन्न कि दूसरे मतलब एक से भिन्न क्या, ए ओ आए और आओ की बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये तो कहा है ई उ री ली, यानी क्या कहा, एक से भिन्न से तात्पर्य आपका ये भी नहीं है कि, यानी कि आ ई उ री ये वर्ण ना आएंगे, ठीक है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आएगा, ठीक है, ई के बाद ई नहीं आएगा, आ सकता है ई के बाद उ, क्या आ सकता है, ई के बाद उ आ सकता है, ठीक, उ के बाद आ भी आ सकता है, ठीक, उ के बाद आ भी आ सकता है, और क्या है, ई के बाद आपका री भी आ सकता है, ठीक है, यानी ई के बाद ई न आए या री के बाद री न आए या उ के बाद उ न आए, वरना वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया है, एक से भिन्न कोई स्वर आए तब, ठीक है। अगर अच्छा ये संधि, जब ये संधि जब ऐसा कंडीशन ला रहा है तो किस संधि का बात कर रहा है, यह संधि दीर्घ संधि की बात कर, किसकी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का या दीर्घ संधि की निषेधिका, क्या है, दीर्घ संधि का निषेध कर रहे हैं, यानी यह सूत्र
दीर्घ संधि का निषेध कर रहा है। दीर्घ संधि को क्या है, रोक रहा है कि हम तुमको दीर्घ नहीं बनने देंगे, हम तुमको क्या बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हम या बनाएंगे, वह बनाएंगे, रा बनाएंगे, हम क्या करेंगे, आपको बड़ा नहीं बनने देंगे, हम छोटा ही तुमको रखेंगे। यानी ये कान पकड़ के सूत्र जो है उसका टांग खींच रहा है दीर्घ का कि भैया तुम बहुत आगे ना बढ़ो, तो हम भी हमारे साथ में आ जाओ, तुम हमसे छोटे ही रहो, वरना तुम अगर आगे निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम मुझसे बड़े बन जाओगे। इसीलिए कहा नहीं, ई के बाद ई ना आए, ई के बाद ऊ आ जाए तो सही हो जाएगा, ऊ के बाद आ जाए तब भी सही हो जाएगा, और री के बाद ई के बाद री आ जाएगा तब भी सही हो जाएगा, और इस प्रकार से ली के बाद अगर आ जाएगा तब भी सही हो जाएगा। लेकिन री के बाद ली नहीं आना चाहिए, वरना वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? कौन संधि यहाँ पर बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इक से यानी इक यानी ई उ री ली प्रत्याहार वर्ण के बाद इक से भिन्न यानी इनसे भिन्न, ठीक है, कोई स्वर आए तो स्थानांतरतमा सूत्र से इक के स्थान पर क्रमशः यह आदेश हो जाएगा। यही कहा, इक से भिन्न मतलब होता है ई के बाद इन आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री ना आए, और ली के बाद ली ना आए, वरना वो दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा कि इक से भिन्न मतलब क्या होगा, यदि ई के इक से भिन्न आपका क्या हो सकता है, वाह भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, और री के बाद री ना आए, और ली के बाद ली ना आए, वरना वो दीर्घ संधि बन जाएगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये तो संस्कृत परिभाषा हो गई। अब हिंदी के परिभाषा की बात करें तो क्या है, अगर हम लिखते हैं कि यदि, तो हरस ई या दीर्घ ई, हरस उ या दीर्घ उ, या हरस री या दीर्घ ई के बाद, ठीक है, कोई स्वर हो, यानी कोई स्वर, कोई असमान स्वर हो, क्या हो, कोई असमान स्वर हो। असमान का मतलब समान न हो, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद क्या है, समान न हो। समझ गए? कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ला आदेश हो जाता। देख लीजिए, यदि एक प्रत्याहार के वर्ण के बाद एक से भिन्न कोई स्वर आए तो स्थानीय अंतरतमा सूत्र के स्थान पर, ठीक, क्रमशः यड़ यानी या वा रा ला आदेश हो जाते हैं। अब थोड़ा इस डायग्राम को देख लीजिए। क्या है, मान लीजिए इसको मान ले, क्या मान ले, इक मान ले, क्या मान ले, इक मान ले। तो देखिए, अब इक का मतलब होता है हरस और दीर्घ ई, ठीक है, उ का मतलब हरस उ और दीर्घ उ, और री का मतलब हरस री और दीर्घ ली, और ली हमेशा छोटा होता है। फिर क्या करें, इसके बाद में कोई स्वर आए तब यहां जोड़ लीजिए असमान, क्या, असमान मतलब समान ना हो, कोई असमान स्वर आए तब तो क्या होगा, ई के स्थान पर, किसके, ई के स्थान पर क्या होगा, या हो जाएगा, उ के स्थान पर वाह हो जाएगा, और री के स्थान पर, री के स्थान पर रा हो जाएगा, और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक, इसको मान ले स्थानीय और इसको मान ले आदेश, इसको मान ले स्थानीय, इसको मान ले आदेश। ठीक है, तो देखिए, अगर तीन दोस्त बैठे हैं साथ में, ठीक है, और तीन दोस्तों में ऐसा है कि तो पहले वाला, अब जो तीन दोस्त बैठे हैं और एक कोई छात्र क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, वो क्या है, इन जो है तीन विद्यार्थियों में या तीन छात्रों में क्या है, इन तीन छात्रों में से वो छात्र जो बाहर खड़ा हुआ है वो ज्यादा अगर बलिष्ठ है, ज्यादा बलवान है, ज्यादा ताकतवर है, तो क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मैं तीनों में से एक जगह बैठूंगा जाकर के। ये तो कह रहा, अगर तीन साथी बैठे हुए हैं, मान ले इसको हम तीन साथ मान ले, इसको हम दो साथी मान ले, तीन ना मान ले, दो मान ले,
अगर दो साथी एक साथ बैठे हुए हैं और तीसरा मान लीजिए कि जगह नहीं है कोई बैठने के लिए, तो और बाहर इंतजार कर रहा है, तो हम देखते हैं कि अगर बाहर वाला साथी ज्यादा दबंग है, ज्यादा ताकतवर है, तो इनमें से एक डिपेंड करेगा कौन हटेगा, क्योंकि जगह नहीं है, सीट नहीं खाली है, इसलिए दोनों के स्थान पर वो जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन हल्के कम ताकत वाला है। ठीक है, इन दोनों में से कौन कम ताकत वाला है। तो देखिए क्या है, हम पाएंगे कि पहला वाला बच्चा जो है क्या ज्यादा कम ताकत वाला है, क्या है, कम ताकत वाला है। तो क्या हो, आपका इसको आदेश मान लो, तो क्या हो करे, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर क्या ये आ जाएंगे, इसको हटाया, इक को हटाया और यड़ आ गए, यानी ई के स्थान पे क्या आ गया, या आ गया, ऊ के स्थान पे क्या हो गया, आ गया, व आ गया, और री के स्थान पर रा आ गया, और ली के स्थान पर क्या, ला आदेश हो गया। समझ गए, इस प्रकार से आदेश आपके हो जाएंगे। तो कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरण को हम लिख लेते हैं, तो इनको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यानी ई के बाद ई न आए, ऊ के बाद उ न आए, री के बाद री न आए, और ली के बाद नी न आए, वरना वहां पर देर संधि हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए पहला है, देखिए पहला उदाहरण है प्रतिधन एकम। क्या है, प्रतिधन एकम। तो पहले से आप, चूंकि हम स्वर संधि की परिभाषा पहले पढ़ा दिए थे, तो और तो स्वर संधि में क्या था कि जब स्वर का मेल जब स्वर से होगा तब वो स्वर संधि होगी, और स्वर संधि में कौन संधि है, जड़ संधि है। तो पहले हम स्वर संधि की परिभाषा को हम लागू करेंगे, स्वर का मेल स्वर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या यहाँ पर से स्वर निकालेंगे। तो देखिए ता में कौन सा स्वर है, हरस्व ई है, कौन सा है, हरस्व ई है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको, हरस्व ई बाहर निकल आया। ठीक, ता में हरंत आ गया, हरस्व ई बाहर आ गई। शेष एक को चाहे आप दो टुकड़े में कर दो और चाहे तो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है, ई है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, ए है। ठीक है, तो वही कहा, अब देखो क्या है, इक, मान ले इसको हम इक मान ले, इक में ई है। ठीक है, तो इक से भिन्न कोई स्वर क्या आया, ए आया है, क्या आया है, ए आया है। तो क्या करेंगे, ई के स्थान पे क्या करेंगे, इसके स्थान पर या कर देंगे, हम कर दे रहे हैं, या मैंने कर दिया इस प्रकार से। ठीक, अब जब या कर दिया तो इसका मान समाप्त हो गया। शेष जो भाग बचेगा इसको हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए ठीक, कोई इसको मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ गए। अब यहां देखिए कि, यहां देखते हैं कि इसको थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, देखते हैं कि अब क्या, ये भी शुद्ध व्यंजन है और ये भी शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या व्यंजन के बाद कोई स्वर है। देखिए किस व्यंजन के बाद स्वर है, देखिए इस व्यंजन के बाद तो स्वर नहीं है, व्यंजन के बाद व्यंजन है, लेकिन इस व्यंजन के बाद क्या है, एक स्वर है। तो ये स्वर इस वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा, और जो आधी मात्रा है इसको हम उसी प्रकार से रहने देंगे, जो आधा वर्ण है उसको उसी प्रकार से रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा, पूरा मैंने आधा बना दिया, उसके बाद या में ए जोड़ दो, एक ही मात्रा, और सीधा कम जोड़ दो, क्या बनेगा, प्रत्येकम। क्या बना, प्रत्येकम। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वधूधन उत्सव। क्या है, वधूधन उत्सव। इसमें पहले स्वर संधि क्योंकि सबसे पहले आई थी, स्वर संधि में पहले हम स्वर संधि की परिभाषा इसमें हम लगाएंगे। देखिए स्वर का भी स्वर से होना चाहिए, तो नहीं, लेकिन जब नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका स्वर निकालेंगे। ठीक है, वध,
अब क्या आ गया इसमें हलंत, कौन सी मात्रा निकली, दीर्घ ऊ की। ठीक है, अब देखिए शेष आपको उसी प्रकार से लिख दीजिए। क्या देखते हैं क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर इसमें इधर देखिए इस सूत्र में ये दो प्रकार से बनेगा। देखो दो प्रकार से बना रहे हैं, ये ऐसा उदाहरण है, दो प्रकार से बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऊ आ गया, यहाँ पर भी ऊ आ गया है। क्या है, यहाँ पर भी ऊ आ गया, यहाँ पर भी ऊ आ गया है। तो करते हैं क्या बनता है, अगर ऊ कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर दोनों की जगह में दीर्घ ऊ करें तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा हम। ठीक है, क्या बनता है, शेष भाग को हम क्या करेंगे उसी प्रकार से लिख लेंगे। बनता क्या मैं देखता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्या बनना है। ठीक है, मात्रा इसमें लगा देंगे, क्या दीर्घ की मात्रा इसमें लगा देंगे तो क्या बनेगा, वधूत्सव। क्या बनेगा, वधूत्सव। दीर्घ संधि में जब आएगा तो क्या बनेगा, वधूत्सव। क्या बनेगा, दीर्घ संधि में। लेकिन इसको हम क्या यण बना रहे हैं, तो यण में देखिए क्या बन रहा है, इसको यहां से ले लेते हैं। तो वध क्या है, धन उ, देखते हैं क्या बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पे क्या करेंगे, वह कर देंगे। क्या बनना है देखते हैं। ठीक, दोनों करके दिखा रहे हैं, कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए इस स्वर के बाद व्यंजन, इस व्यंजन के बाद क्या है, स्वर है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा। और शेष जो आधा धात उसको उस पर से रहने देंगे। क्या बना देखिए, वधूत्सव। यहाँ कौन संधि है, यण संधि। कौन संधि है, यण संधि है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा आकाश को देख लीजिए, वधूत्सव इस प्रकार से लिखा तो दीर्घ संधि आएगी। अगर वधूत्सव इस प्रकार से लिखा तो यहाँ पर कौन संधि आएगी, यण संधि आएगी। इस उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा और इस उदाहरण को आप सही से करके आइएगा। ठीक है, ये लीजिए दोनों बना दिया मैंने, इसमें दीर्घ संधि, इसमें यण संधि। इसीलिए कहा कि ऊ के एक के बाद एक ना यानी तो दीर्घ बन जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, चलिए आगे देखते हैं इसमें, ये हो गया। अब देखते हैं अगला उदाहरण है मति धन अनुसार। क्या है, मति धन अनुसार। एक में ई है, ई क्या करेंगे हम बाहर निकाल देंगे ई। ठीक, शेष भाग को क्या करेंगे हम, अब देखो क्या आ गया, अनुसार। अब क्या हुआ, सूत्र हमारा पूरा है, एक के स्थान पर क्या आ गया, यण आ गया है। नहीं क्या एक से भिन्न कोई स्वर आ गया है तो एक स्थान पर क्या हो जाएगा, एक के स्थान पर या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक के स्थान पर कर देंगे या। क्या कर देंगे, या। शेष को हम उसी प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक, ऐसे होगा। अब ये आधा तो आधा रहने दो, व्यंजन के बाद कोई स्वर है तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, इस प्रकार आधा ले दिया मैंने था और शेष या पूरा कर दिया, अनुसार। क्या बना, मत्यानुसार। मत्या अनुसार, मत के अनुसार। क्या इसका अर्थ हुआ, मत के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखते हैं इसका लिधन आकृति। क्या है, लिधन आकृति। ली चूंकि एक में है तो एक के आगे कौन कोई स्वर आया है तो ली के स्थान क्या करेंगे, देखिए ली के स्थान में क्या करेंगे, ला कर देंगे। क्या कर देंगे, ला। तो आप कर दीजिए, वो भी हलंत वाला धन आकृति। क्या बन जाएगा, देखिए ये व्यंजन है, ये स्वर है, इसमें क्या करेगा, जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा,
बड़ा ला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बड़ा बड़ा। तो क्या बनेगा? लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। लाकृति। क्या बनेगा? लाकृति। ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। गुरु धन आदेश। गुरु धन आदेश। देखिए पहली बात तो स्वर है, तो स्वर का स्वर से कराएंगे, तो क्या करेंगे? इस दा से क्या करेंगे? बड़ा ऊ निकाल देंगे। धन आदेश। अब देखिए यह संधि की परिभाषा लग रही है। इक में क्या है? ऊ है, उसके बाद कोई स्वर क्या है? एक से भिन्न कोई स्वर आ है, तो क्या करेंगे? ऊ की जगह क्या कर देंगे? वाह। वाह कर दे रहे हैं, वो भी हलंत वाला। और शेष भाग को हम उसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक। अब देखिए व्यंजन क्या कोई स्वर नहीं है, तो उसको आधा ही रहने दो। इस व्यंजन क्या है? कोई स्वर है, तो इस ये वाला स्वर इसमें वा में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गुरुआदेश। और देखिए ये अगर कह रहा है कि व्यंजन के बाद मान लो कुछ है नहीं, तो ये आगे वाले क्या व्यंजन में उड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? बनेगा गुरुआ देश। क्या बनेगा? गुरुआ देश। गुरु का आदेश। क्या बनेगा? गुरु का आदेश। अगला देखते हैं। धात धन अंश। क्या था? धातृ धन अंश। ठीक। धातृ धन अंश। देखिए स्वर का मेल स्वर से कराएंगे। कौन सी मात्रा है यहाँ पर? कौन सा स्वर है निकला? बताइए। री है। कौन सा स्वर है? री की मात्रा लगी ये। ठीक है, हमने निकाल दिया। शेष अंश को हमने उसी प्रकार से लिख लिया। देखिए एक में क्या री है कि नहीं? एक में री है, तो कह रहा है एक क्या है? प्रत्याहार के बाद एक से भिन्न, यानी एक से भिन्न यानी क्या है? री के बाद री नहीं आना चाहिए। कोई असमान स्वर आए तब स्थानांतर तमासूत्र के से एक के स्थान पर यण यानी या वाला कर देंगे, यानी ई के स्थान पर क्या करेंगे? री के स्थान पर रा। क्या करेंगे? रा कर दीजिए, रा। ठीक। शेष इसको इसी प्रकार से लिख दे रहे हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है? ता है, यहाँ क्या है? रा है। अब यहाँ देख लीजिए ता ता धन रा मिलकर क्या बनता है? त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे हम? त्रा बना दिया। क्या बना दिया? त्रा बना दिया मैंने, वो भी हलंत वाला। ठीक। अब शेष धा को उतार दिया है और आंसर भी इसी प्रकार से हो गया। ठीक। व्यंजन है, स्वर है, जिस पर इसी में जुड़ेगा। क्या बनेगा? धात त्रांसा। क्या बनेगा? धात त्रांसा। क्या बनेगा? धात त्रांसा। एक और देते हैं उदाहरण। मात्र धन अंसा। मात्र धन, ठीक है, अंश है। कौन सा स्वर है? री। री है, री निकाल दें बाहर। शेष, ठीक है, और री की जगह क्या कर देंगे? रा कर देंगे। हमने रा कर दिया। शेष भाग को क्या नीचे हमने उसी प्रकार से लिख दिया। ठीक। ता और रा, ता और रा बराबर त्रा। इन दोनों की जगह क्या हो गया? त्रा। इनका मान खत्म हो गया। ठीक। शेष भाग को क्या करें नीचे हम? हाँ इस प्रकार से। ठीक। धन अंश। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ता और रा की जगह क्या हो गया? त्रा हो गया। ठीक। और देखिए अभी हलंत वाला है, तो और त्रा क्या है? क्या है? कोई स्वर है, तो स्वर इसी में जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मात्रांश। क्या बनेगा? मात्रांश अर्थात माता का अंश। क्या बनेगा? मात्रांश यानी माता का अंश।
आगे देखते हैं उदाहरण। देखिए मात धन आज्ञा। अगला उदाहरण देखते हैं मात धन। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अगला उदाहरण देखता हूं। मात धन अंसा, ये हो गया है? है? अच्छा अगला उदाहरण देते हैं। देखिए मात धन आज्ञा, क्या है? मात धन आज्ञा। ठीक, कौन से स्वर है इसमें? री। री है, री कर देंगे बाहर। ठीक, और शेष आज्ञा शब्द जो है उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। री के बाद देखिए, री के बाद क्या है? इक में क्या है? री है, और इनसे भिन्न स्वर क्या आया है? आ आया है। तो री की जगह क्या कर देंगे? रा कर देंगे। ठीक, शेष भाग को उसी प्रकार से उतार देंगे नीचे। ता और रा बराबर, ता और रा बराबर त्रा। त्रा, इन दोनों की जगह क्या बन गया? त्रा। इनका मान खत्म हो गया। मात, ठीक है, माँ उसी प्रकार से लिख देंगे, वो भी हरंत वाला रहेगा। ठीक है, व्यंजन स्वर है तो ये वाला स्वर इस व्यंजन में जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। इसका अर्थ क्या हुआ? माता की आज्ञा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, दो तीन उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद समापन करेंगे। ये हो गया। देखिए सुधी धन उपास्य, एक आता अक्षर सुधी धन उपास्य। सुधी माने होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। उपास्य माने उपासक, विद्वान का उपासक। देखिए कौन सी स्वर इसमें है? धा में दीर्घ ई है। दीर्घ ई क्या करेंगे हम? बाहर निकाल देंगे। दीर्घ ई बाहर आ गई, धन उपास्य सीधा उसी प्रकार से लिख दिया मैंने। देखिए एक क्या है? ई में क्या है? एक में क्या आता है? ई आता है, और एक से भिन्न कोई स्वर है, उ है। तो एक स्थान में क्या करेंगे? या कर देंगे। तो मैं एक स्थान में क्या कर दिया? जा कर दिया। शेष भाग को मैं उसी प्रकार से लिख दूंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्वर के देखिए इस व्यंजन क्या है? कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। इस व्यंजन क्या है? कोई स्वर है, तो ये स्वर इसी पीछे अपने पहले वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। तो शेष जो बनेगा आपको ये इस प्रकार, आधा धा तो आधा धा बना दीजिए, और या है या बना दीजिए, ऊ की मात्रा नीचे लगा दीजिए ये वाली। ठीक, शेष पास से लिख दीजिए। क्या बनेगा? सुधी उपास्य, सुधी उपास्य। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं, समाप्त करते हैं। इसको एक बार देख लीजिए सही से। आगे देते हैं भाग्येश धन, देखिए ले धन आकारा, ले धन आकारा। ठीक, क्या है? पद के अंत में क्या है? ली है। तो ली की जगह क्या करेंगे? ला। कर तो कुछ नहीं, दिक्कत है। ठीक, इस व्यंजन में क्या है? स्वर है, दीर्घ स्वर है, इसमें जुड़ जाएगा ला में। क्या है? ला में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? लकारा। क्या बनेगा? लकारा बनेगा। इस प्रकार से मित्रों
मैंने आपको जड़ संधि आज बता दिया और फिर एक बार क्रम से मैं स्मरण करा देता हूँ। परिभाषा में क्या कह रहा है, यदि यदि एक, पहली बात तो क्या सूत्र है, इको याच। एक क्या है, इस सूत्र को विस्तार करेंगे तो क्या निकलेगा, एक का मतलब होता है एक प्रत्याहार और यण का मतलब होता है आपके वही यण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, और अच का मतलब होता है वही अचमनेश्वर। यानी कह रहा है एक के बाद, क्या कहा है, एक के बाद अगर एक से भिन्न कोई स्वर आएगा तब, एक के बाद कोई स्वर आएगा तब, ठीक है, क्या आएगा तब, तो एक के स्थान पर, एक के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या करेंगे, यण करेंगे, या वा ला ला भी कैसे करेंगे, क्रमशः, क्या कैसे करेंगे, क्रमशः, यानी ई के स्थान पर या ही करेंगे, ऊ के स्थान पर वाह ही करेंगे और ई के स्थान पर रा ही करेंगे और ली के स्थान पर ला करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ई के स्थान पर वाह कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप क्या करें कि ई के स्थान पर क्या कर दें, आप कोई स्वर आ जाए तो आप वाह कर देंगे, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ओ के स्थान पर ऐसे कोई स्वर आ जाए तो क्या कर दें आप, या कर दें, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको ई के स्थान पर या ही करना है, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला करना है, ठीक है। तो यह संधि का जो चैप्टर है, यह संधि का समापन होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है फिर बताइए, फिर बताया जाएगा संधियों के बारे में, लेकिन कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल जो है संधियों में हम आपको अयाद संधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।